ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शाओ से होती है। आज उसका बर्थडे और वो अपने बॉयफ्रेंड मिंगजो को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि 12 बजने वाले और तुमने कहा था कि तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगे तो अभी तक आए नहीं। तो मिंगजो तो उसे कह देता है कि मैं बाहर कंपनी के बिजनेस डिनर से आया हूँ तो मैं घर नहीं आऊँगा। और शाओ को आवाज़ आ जाती है कि वो किसी पार्टी में जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स उसे किसी लड़की को किस करने के लिए चीयर कर रहे होते हैं। शाओ ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और फिर वो मिस्टर ली को कॉल लगाती है जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीड है। वो उसे कॉल पर कहती है कि मिस्टर ली आपने मुझे ऑफ़र दिया था कि अगर मैं आपसे शादी करने के लिए मानूंगी तो आप मेरी अब्रॉड की स्टडीज़ में स्पॉन्सर करेंगे, तो क्या अभी भी आप कर सकते हैं। तो ली कहता है कि तुम शादी के लिए रेडी हो। तो शाओ से हाँ बोलती है। तो ली बताता है कि ठीक है अभी तो मैं बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड आया हुआ हूँ, तो 13 तारीख को तुम मुझसे 7 बजे पिंक मैंशन में मिलना, मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर लिया कॉल रखने के बाद बस शाओ के बारे में ही सोच रहा होता है कि 10 साल बाद फाइनली अब वो उसे वापस मिलने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ अपना सारा लगेज पैक करके घर से निकल रही होती है। इतने में मिंगजो घर आया होता है और वो बहुत ही ड्रंक भी होता है और तभी वो विवी की कॉल उठाता है। विवी उसे कॉल पर कह रही होती है कि मैंने अपनी किसी फ्रेंड से बात करी हूँ जो कि मिस्टर ली को बहुत अच्छे से जानती है, तो तुम्हारी और मिस्टर ली की कंपनी का बिजनेस डील फाइनल हो जाएगा। बस ये है कि मिस्टर ली अभी अब्रॉड में और क्यों ना हम लोग भी वहाँ पर घूमने चले। मेरा भी मन था कि हम लोग कहीं बाहर घूमने चले। तो मिंगजो मान जाता है कि ठीक है मैं चलूँगा। फिर वो जैसे कॉल कट करता है तो यहाँ पर शाओ से कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रही थी। देखो छोड़ो ये सब, अभी इसी वक्त मेरी और वेवे की अब्रॉड की टिकट बुक कर दो। शाह पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो मिंगसो फिर बता रहा होता है कि वैसे तो वेवे का उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया है, लेकिन देखो फिर भी उसके कितने कनेक्शन है, वो मेरी हेल्प करने को तैयार है मिस्टर ली की कंपनी के साथ बिजनेस डील फाइनल करवाने के लिए। शाह को यहाँ पे रोना आ रहा होता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है तो वो उसे छोड़ रहा है। तो वो उसे कह देती है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मिंगजो कहता है कि देखो फालतू हरकतें करना बंद करो, ये लो मेरा कार्ड, तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद लेना। तो शाह यहाँ पर गुस्से में उसे कह देती है कि मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं बनने वाली। तो मिंगजो भी उसे कह देता है कि ये तुम नहीं डिसाइड करोगी और वो अपना चला जाता है। तो शाओ बस रोती रह जाती है और सोचती है कि 4 साल से उसने बस उसे प्यार के नाम पे कैद करके रखा है। वो उसकी और अपनी कॉलेज की पुरानी फ़ोटो को भी यहाँ डस्टबिन में फेंक देती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ कंपनी में कॉफ़ी बना रही होती है तभी वो कुछ एम्प्लॉय को बातें करते हुए सुनती है कि मिस्टर जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड विवी के साथ हनीमून पर जाने वाले, वो दोनों अपडेट करने लग गए। सच में मिस्टर जो तो अभी भी अपनी फर्स्ट लव को ही पसंद करते हैं। 4 साल पहले मिस वेवे शादी करने के लिए उन्हें छोड़कर चली गई थी, यानी कि मिस्टर जो तो 4 सालों से बस अभी तक उनका इंतजार कर रहे थे, वो कभी उसे भूले ही नहीं। तो शाह ये सब सुनते हुए गलती से अपना हाथ जला लेती है और फिर वो कॉफ़ी यहाँ वेवे को देने आती है। तो वो तो जो का हाथ पकड़ के उसे दिखा रही होती है और फिर वो उसे एक लिस्ट पकड़ाती है और कहती है कि ये कुछ चीज़ें जो मेरे लिए खरीद के लेकर आ जाओ, क्योंकि अब मैं और जो बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये सब मैंने खरीदी ही नहीं। शाह कहती है कि ठीक है मिस वेवे, मैं ये सब खरीद लूँगी। तो वेवे कहती है कि जो मुझे तुम्हारी असिस्टेंट बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो क्यों ना हम लोग इसे ही हम लोग को बाद में एयरपोर्ट छोड़ने तक बोले। तो जो मान जाता है कि ठीक है यही हमें एयरपोर्ट छोड़ने चलेगी। शाह ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होती है और फिर वो रुक कर इन लोगों से कहने लगती है कि वैसे मिस वेवे लगता है तुम्हें पता ही नहीं है, जब 4 साल तुम यहाँ नहीं थी ना तो मैं जो की गर्लफ्रेंड थी। और फिर वो कहती है कि अरे सॉरी, अब तो मैं एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। तो इस बात से जो गुस्सा आने लग जाता है और शाह कहती है कि मैं तो तुम लोग को गुड लक विश करना चाहूँगी कि आराम से अपनी हनीमून ट्रिप एंजॉय करना, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर जो वेवे को बताने लगता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मैं बस इसे टॉय की तरह यूज़ कर रहा था टाइम पास करने के लिए। तो वेवे से कहती है कि मैं कोई माइंड नहीं कर रही हूँ, वैसे भी मेरी फैमिली ने मेरी फोर्सली शादी करवा दिए थे, तो तुम्हारे साथ भी तो कितना गलत हुआ है, तो मैं थोड़ी ना एक्सपेक्ट करूँगी कि तुम मेरे लिए ऐसे ही लॉयल बैठे रहते। बस मैं यही खुश हूँ कि तुम उसके लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं रखते हो। जो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो बस एक ऑर्फन है और तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। फिर इसके बाद शाओ इन लोगों को कार चलाते हुए एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जा रही होती है और वेवे उसे बार बार कह रही होती है कि तेज़ कार चलाओ। तो शाओ कहती है कि तुम इन्हें जिद करी थी ना कि मैं कार चला के लेके चलूँ, तो मैं इसी स्पीड में चल सकती हूँ। तो जो गुस्से में उसे चिल्लाता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी मत भूलो। शाओ कहती है कौन सी वाली, एक्स गर्लफ्रेंड वाली। और तभी वो सामने दिखती नहीं है और अचानक से एक बच्ची सामने आ जाती है। तो शाओ फिर उसे बचाने के लिए कार को दूसरी तरफ मोड़ती है और इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जो और वेवे तो जल्दी से कार से बाहर निकल आते हैं और जो देखता है कि शाओ को चोट लग गई है और वो तो बेहोश हो गई है। तो फिर वो तुरंत ही उसे आवाज़ देने लगता है कि होश में आओ।
तो यहाँ पर शाओ को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है और जो को ऐसे खुद को बचाते हुए आते देखकर वो पुराना टाइम याद करने लगती है और हमें फिर हाई स्कूल का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब हाई स्कूल टाइम में शाओ को 3 लोग बुली कर रहे होते हैं और यहाँ पर तभी जो उसे बचाने के लिए पहुंचता है। वो अपनी बहन को थप्पड़ लगाकर चिल्लाता है कि वो यहाँ पर अपनी क्लासमेट को बुली कर रही है और ऐसे उनकी फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। वो इन सभी को चिल्लाकर भेज देता है और शाओ से कहता है कि डरो मत, मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तभी इतने में वेवे उसे कहने लगती है कि हमें चलना चाहिए, हमारी फ्लाइट को लेट हो रहा है, नहीं तो फिर फ्लाइट छूट जाएगी और इसका क्या है, इससे कोई भी हॉस्पिटल लेकर चला ही जाएगा। और वो उसे लेकर जाने लगती है तो जो फिर वेवे के साथ चला जाता है। फिर शाओ को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि वो 1 दिन से बेहोश थी। वो उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है कि उसे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। फिर यहाँ पर शाओ को ली का कॉल आता है। ली कहता है कि मुझे पता लगा कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया है। वैसे तो मैं अभी अब्रॉड में हूँ तो मैं अपने असिस्टेंट को तुरंत ही तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसे बता दो। तो शाओ कह रही होती है कि मिस्टर ली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो फिर वो कह रहा होता है कि अब तुम मेरी वाइफ बनने के लिए मान गई हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा ख्याल रखना, तो आपसे तुम ड्राइव मत करना, मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर भी अरेंज कर दूंगा। तभी यहाँ पर ली को बातें करते हुए देखकर उसके एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर ली शादी करने वाले, लेकिन हमने तो सुना था कि उन्हें तो लड़कियों से एलर्जी है ना, वो भी इतनी कि वो किसी लड़की को टच भी नहीं कर सकते। ली कॉल पर शाओ से कह रहा होता है कि तुम अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू जब अपना डिस्चार्ज होकर कंपनी आती है तो डायरेक्ट अपना रिजाइनेशन लेटर सबमिट करती है और यहाँ से अपना बॉक्स उठाकर जा रही होती है तो एम्प्लॉयज़ बातें कर रहे होते हैं कि आखिर शाओ ने अचानक से रिज़ाइन क्यों कर दी, क्या इसलिए कि मिस्टर जो ने जो अभी लड़की को लेकर आए उस वजह से। फिर जो और वे भी जब यहाँ कंपनी पहुँचते हैं तो एक एम्प्लॉय उन लोग को देखकर खुश होने लग जाती है कि बहुत ज़रूर आप मिस वेवी से शादी करने वाले होंगे ना। तभी जो पूछता है कि शाओ कहाँ पर है, तो फिर एम्प्लॉय बताती है कि हाँ शाओ ने तो अभी रिज़ाइन करके गई है। तो जो ये सुनकर शॉक हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ उसके घर से निकल रही होती है और फिर यहाँ निकलते हुए उसकी और अपनी पुरानी यादें याद कर रही होती है कि जो ने स्पेशली ये घर उसके लिए खरीदा था। जैसी वो लगेज लेकर बाहर आती है तो इतने में जो पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, देखो तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मैंने कंपनी में बात कर लिया हूँ कि तुम्हारी बस कुछ दिन की छुट्टी है तो बस रेस्ट करो कुछ दिन, उसके बाद काम पे तुम्हें जाना पड़ेगा। तो शाओ कहती है कि मैंने अब रिज़ाइन कर चुकी हूँ, ना अब मुझे काम पर जाना है और ना ही यहाँ तुम्हारे घर पे रहना है। और हाँ, मैं तो तुम्हें और वेवे को बहुत ज़्यादा ही शादी की ब्लेसिंग्स दे रही हूँ कि तुम लोग के बहुत सारे बच्चे हो जाए और घर भर जाए। तो जो नहीं मान रहा होता है और वो शाओ का लगेज कार में डाल लेता है और उसे बताने लगता है कि उस दिन हमें फ़्लाइट पकड़ना था इसलिए हम लोग जल्दी में चले गए थे और इस बारे में फिर वेवे को तुम्हारे लिए बड़ी फिक्र हो रही थी, तो इसलिए अभी तुम्हें मेरे और वेवे के साथ फैमिली डिनर पे चलना होगा, वहाँ पर मैं वेवे को प्रपोज भी करने वाला हूँ। तो शाओ कहती है कि क्या तुम और वेवे दोनों के दोनों पागल हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने प्रपोजल सेरेमनी में लेके जाना चाहते हो। तो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने वेवे को हमारे रिलेशन के बारे में बताई, तुम्हारी वजह से अब वो परेशान हो गई है और इसलिए अब मेरे और उसके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो करके इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा। तो शाओ चिल्ला देती है कि मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो भी जोर से फोर्सली कार में बैठा देता है और कहता है कि मेरी बॉटम लाइन क्रॉस मत करो, तुम्हें चलना पड़ेगा। और फिर जो यहाँ से शाओ को घर ले आता है और वे शाओ से पूछ रही होती है कि एक्सीडेंट के बाद तुम ठीक तो होगी ना। शाओ कहती है कि मेरे यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, जो ने यहाँ मुझे ज़बरदस्ती लेकर आया। वे भी कहती है कि मैंने बस तुम्हें अपने कुछ फ्रेंड्स लोग से मिलवाने के लिए बुलाई थी और फिर वो यहाँ पर उन्हीं लड़कियों को बुला लेती है जिसने शाओ को हाई स्कूल टाइम में बुली करी थी। वो उनको देख के डरने लग जाती है और यहाँ पर जो उसका हाथ पकड़ लेता है उसे जाने भी नहीं देता और कहता है कि इतने सालों में मैंने तुम्हें बहुत स्पॉइल कर दिया ना कि तुम खुद की आइडेंटिटी भूल गई। और फिर जो इन दोनों लड़कियों और उस लड़की को बोल देता है कि इसे ज़्यादा परेशान मत करना, बस थोड़ा ही डांटना, इतना कि इसे सबक मिल जाए कि ये मेरे से अच्छे से रहे। और फिर वो तो बेबी के साथ अंदर चला जाता है शाओ को इन लोगों के पास छोड़कर और फिर तीनों मिलकर यहाँ पर शाओ को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे डराते हुए उसके पास पड़ते हैं। तब यहाँ पर शाओ ने ली को कॉल लगाई होती है और उसका फ़ोन ये लोग नीचे गिरा देते हैं। जैसे ही ली कॉल उठाता है तो उसे आवाज़ आ जाती है कि शाओ को कुछ लोग बुली कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग फिर फ़ोन उठा के कट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम किसको कॉल लगा रही थी, वैसे भी अब तुम्हें कोई भी नहीं बचाने आ सकता, इस दुनिया में कोई तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है। शाओ गुस्से में इन लोगों को कोई चीज़ फेंक कर मारती है तो चैन गुस्से में उठा के फिर उसे कार में बैठा के अपने साथ लेकर जाने लगता है। जो बाहर आता है और ये देख लेता है तो यहाँ पर उसकी बहन और उसकी दूसरी फ्रेंड कहने लगती है कि भाई आप गलत मत समझो, हम लोग ने बस उसे डराने का सोचा और ज़्यादा कुछ नहीं।
और वो दोनों मिलकर पूछने लगते हैं कि उसने जो विवेक के लिए चीज़ें प्रिपेयर किया है वो सब रेडी है कि नहीं। विवेक पूछती है कि तुमने मेरे लिए सरप्राइज प्लान करा है। तब यहाँ पर फिर वो नील डाउन होकर उसे रिंग पहनाने लगता है और शाओ ये सब कार में बैठकर देख रही होती है। वो यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश करती है तो चैन कहता है कि सबका कोई फायदा नहीं है, जो तुम्हें नहीं चाहता बल्कि वो सिर्फ विवेक को पसंद करता है। और वो तो इसे कार में अपने साथ लेकर चला जाता है। चैन शाओ को क्लब में ले आता है अपने सारे फ्रेंड्स लोग के पास और उनसे कहता है कि जो ने ऑलरेडी अभी से छोड़ चुका है और अब तो वो मेरी सिस्टर को प्रपोज कर रहा है और उसने मुझे इसे दे दिया है गिफ्ट के तौर पे, तो हम सभी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी ये एक ऑर्फन है, कोई इसकी केयर करने नहीं आने वाला है। तो ये सभी खुश होने लग जाते हैं। तभी शाओ वाइन की बोतल फोड़ देती है और इन लोग को डराने लगती है। तो ये लोग फिर उसे पकड़ लेते हैं और चैन उसे 2-3 थप्पड़ लगा देता है। इतने में यहाँ पर ली पहुँचता है तो वो चैन को फिर मार मार के उसे गिराता है। तो ये बाकी फ्रेंड्स फिर डर जाते हैं कि मिस्टर ली हमें नहीं पता था कि ये आपकी पर्सन है। फिर यहाँ ली चैन को मारते हुए उसके ऊपर पैर रखता है और उसे कहता है कि तुम जाकर जो को बता देना कि वो दोबारा शाओ को हाथ भी न लगाए, नहीं तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा बोलकर इसे सिगरेट से बैग पर जला देता है। फिर शाओ बेहोश होने लगती है तो ली उसे उठा लेता है और अपने गार्ड से कह देता है कि इन लोगों को सबक सिखाओ। और वो शाओ को घर ले आता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने के बाद बताता है कि कुछ दिनों से उसने प्रॉपरली खाना नहीं खाई है और ना अपना ध्यान रखी है, इस वजह से वो इतनी वीक हो गई है। तो ली को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने शाओ को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर शाओ को जैसे होश आता है तो वो डरते हुए यहाँ पर ली को हक कर लेती है। तो वो उसे समझाता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। असिस्टेंट फिर शाओ से कहने लगता है कि अच्छा हुआ आपने टाइम पर मिस्टर ली को कॉल कर ली थी, वो तभी जस्ट प्लेन से निकले थे। तो शाओ ली से फिर मैरिज के बारे में पूछती है कि उसने उसे शादी का ऑफर क्यों दिया था। तो फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और बताता है कि वो ये शादी अपने ग्रैंडपा को दिखाने के लिए कर रहा है। तो जब तक वो इस दुनिया में वो चाहता है कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने का नाटक करे और वो उससे पहले डिवोर्स नहीं ले सकती है। साथ ही ये एक सीक्रेट मैरिज रहेगी और वो अगर उसे एक बेबी देगी तो वो 1 साल का उसे 60 मिलियन देगा। शाओ सोच रही होती है कि ली के बारे में रूमर्स फैली हुई है कि वो किसी भी लड़की के साथ रिलेशन में नहीं है और वो तो असल में गे है। तो वो बस यही सोच रही होती है कि इसलिए ही वो उसके साथ सीक्रेट मैरिज कर रहा है अपनी फैमिली लाइन को बढ़ाने के लिए। वो पूछती है कि तुम आखिर मुझे क्यों चूज़ कर रहे हो। तो ली उससे बताता है कि क्योंकि तुम ऑर्फन हो तो मैं फालतू के ट्रबल से बच जाऊंगा इसलिए। तो शाओ बताने लगती है कि अभी मैं अपने 2nd ईयर में हूँ और मैंने अब्रॉड में स्टडी के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ और ये चीज़ मेरे लिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ली कहता है कि मुझे इतनी जल्दी में रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास आराम से टाइम है, तुम सोच सकती हो। मैं अपने असिस्टेंट को बोल दूंगा कि वो तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ दे। तो फिर शाओ भी तुरंत ही उठकर जाने लगती है और तभी वो वॉल से टकराने वाली होती है। तो ली तुरंत ही हाथ करके उसे बचा लेता है। तो शाओ को फील होता है कि वही जैसे उसका लाइफ सेवर है। वो उससे पूछती है कि क्या हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं, पर ली इस बारे में कुछ नहीं बताता। तो शाओ सोचती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। फिर वो यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद ली का ड्राइवर यहाँ शाओ को उसके घर तक छोड़ने जाता है। तो जैसी वो कार से बाहर निकलती है तो यहाँ पर जो उसे ही देख रहा होता है। जैसे ही वो अपना घर का डोर खोलती है तो यहाँ पर वो उसे रोक लेता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम किसके साथ यहाँ घर आई हो और ये तुमने किस मैन का कोट पहनी हुई हो। वो तुरंत ही वो कोट उतार कर फेंक देता है। तो शाओ सीधा फिर उसे थप्पड़ लगा देती है और यहाँ पर फिर वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक से डराती है कि वो उसके पास भी ना आए। जो कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो शाओ कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ। तो जो कहता है कि ये सब फालतू हरकतें करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि वो मिस्टर ली तुमसे शादी करेगा? बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो अपनी जैसी इक्वल स्टेटस वाली लड़की से ही शादी करेगा, तुमसे नहीं, तुम सोचना भी मत। शाओ कहती है कि निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो फिर जो जाने लगता है और कहता है कि कल टाइम पर काम पर पहुँच जाना, मैं आज का तुम्हारी ये जो हरकत है ना वो समझ लूँगा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था। तो शाओ से बताती है कि मैंने ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुकी हूँ। तो जो कहता है कि मैंने भी तुम्हारी रिज़ाइनेशन रिजेक्ट कर चुका हूँ और हाँ, जितना मुझे पता है तुम्हारे कॉलेज में तुमने स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करी हो, लेकिन इसकी सीट्स बहुत ही लिमिटेड है और तुम्हारे कितने भी अच्छे ग्रेड्स क्यों ना हो, अगर मैंने वो ले लिया ना तो तुम्हें नहीं मिलने वाली है। तो कहती है कि मैंने मेहनत के दम पर उस पोजीशन को ली हूँ, आखिर तुम मुझसे कैसे छीन सकते हो। जो कहता है कि ठीक है, फिर वक्त आने पर देख लेंगे, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे शाओ को अपने टीचर की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसने क्या अपनी इंटर्नशिप से बिना रिज़ाइन करे ही काम करना छोड़ दिए क्योंकि उसके बारे में कंप्लेन आई है। ऐसे तो फिर उसकी जो स्टडी अब्रॉड की एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो जाएगी। शाओ कहती है कि लेकिन मेरी तो इंटर्नशिप पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो भी अभी तक वो लोगों ने स्टैम्प क्यों नहीं करके दिया। तो टीचर कहती है कि क्या तुमने कंपनी में किसी से पंगा ले लियो, जाओ HR से जाके बात करो। फिर नेक्स्ट डे शाओ जैसे यहाँ पर कंपनी पहुँचती है तो यहाँ पर पहले से ही
जो के ब्रदर और सिस्टर अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर शाओ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये लोग शाओ से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो मिस्टर ली की नज़र में तुम्हारी कोई वैल्यू है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो उल्टा लड़कियों को पसंद भी नहीं करता, वो तो गे है। तो शाओ फिर चैन से कहती है कि हाँ, उसे तो मैन पसंद है ना, और तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम खुद मैन नहीं हो। तभी वे शाओ को बताने लगती है कि मैंने इन लोगों को यहाँ पर तुमसे माफ़ी मंगवाने के लिए बुलाई हूँ। मुझे पता नहीं था कि कल ये लोग तुम्हें बुली कर रहे थे। चैन कहता है कि तुम जैसी असिस्टेंट जो कि मेरे ब्रदर इन लोग को सेड्यूस कर रही है, उससे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो शाह कहती है कि उस दिन मिस्टर ली ने तुम्हें इतना मारा था, लेकिन लगता है तुम भूल गए कि कैसे तुम उनके सामने भीख मांग रहे थे कि वो तुम्हें छोड़ दे, और अब यहाँ पर तुम एरोगेंट हो रहे हो। तो सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर चैन के बारे में बातें करने लगते हैं कि मिस्टर ली से मार खा चुका है। तब ये पूरे ग्रुप मिलकर शाह की बेइज्जती करने के लिए सभी को बताने लगते हैं कि तुम लोगों को शाओ के असली चेहरे देखने हम लोग दिखाते हैं। और चैन सभी को वही वीडियो दिखा रहा होता है जब ये लोगों ने उसे हाई स्कूल टाइम में बुली करे थे, और सभी हंसे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शाओ फिर बांस उठाती है और इसके सर पे मार देती है। इतने में यहाँ पर जो पहुँच जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वे भी तुरंत ही उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी असिस्टेंट देखो कैसे बुली कर रही है, बीसी माफ़ी मांगने बोलो, और नहीं तो फिर पुलिस को कॉल करो। तो जो फिर शाओ को सॉरी बोलने बोलता है। फिर जो तो पुलिस को कॉल करने के लिए बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पुलिस स्टेशन में होती है और ऑफिसर उसे कह रहे होते हैं कि वो बेल के लिए अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स को कॉल करे। तो शाओ की तो कोई फैमिली नहीं है, इसलिए वैसी बैठी होती है। तभी इतने में उसके फ़ोन पर ली का कॉल आ रहा होता है और पुलिस ऑफिसर भी कहते हैं कि कोई फ्रेंड भी चलेगा। तो यहाँ पर शाओ ली का कॉल उठाती है और वो उसे कह रहा होता है कि वो उसे अपने ग्रैंडपा से मिलवाना चाहता है। तभी इतने में शाओ फिर बताती है कि वो अभी पुलिस स्टेशन में और उसे हेल्प की ज़रूरत है बेल के लिए। ये सुनकर ली तो शॉक हो जाता है और फिर वो कॉल कट करता है। तो शाओ फिर ऑफिसर से कहती है कि मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुमने मुझे पहचानी नहीं। तो फिर वो याद करती है कि हाई स्कूल टाइम पर जब उसे बुली किया गया था तो यही ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करे थे। फिर कुछ देर ऐसी शाओ यहीं पर ही बैठे रह जाती है। तभी इतने में उसे पता लगता है कि मिस्टर ली यहाँ पर लॉयर लेकर आ गया उसकी बेल करवाने के लिए। तो यहाँ पहुँचने के साथ ही ऑफिसर से इस फाइट के बारे में चीज़ें डिस्कस करता है और उसे पता लगता है कि इस वाली फाइट में शाओ ने चैन के प्रोवोक करने पर उसे चोट पहुँचा दी है। तो यहाँ पर ली उसकी बेल के लिए बात कर लेता है। जैसे ही वो शाओ को देखता है तो शाओ फिर यहाँ रो रही होती है। तभी वो उसको अपना हाथ देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। फिर शाओ जब बाहर यहाँ कार में बैठने जा रही होती है तो वो ली को तुरंत ही थैंक्स बोलने लग जाती है। इसके बाद दोनों ही एक पार्टी में आए होते हैं और ली यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को शाओ से मिलवा रहा होता है। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो ली कहता है कि नहीं, अभी तो मैं बस इसे चेज ही कर रहा हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो इस बात की तो खुशी है कि तुम किसी लड़की से मिल तो रहे हो, नहीं तो पूरा दिन तो तुम मैन के साथ ही घूमते रहते थे, अच्छी बात है। और ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। शाओ फिर सोचने लग जाती है कि ली फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल है और मिस्टर ली के ग्रैंडपा उनकी शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि उनकी फैमिली को उन्हें आगे बढ़ाना है और मिस्टर ली शायद तो लड़कों में इंटरेस्टेड है। फिर ली शाओ से कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें एक्सक्यूज़ के तौर पे यूज़ कर लिया। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरी हेल्प करे थे। फिर इस पार्टी में जो भी आया होता है वेवे के साथ, तो उसे देखकर शाओ यहाँ छुप रही होती है। तो ली पूछता है कि क्या तुम डर रही हो। शाओ कहती है कि मैं ये डर रही हूँ कि मैं उसे थप्पड़ लगा दूंगी। ली उसे कहता है कि तुम बिंदास लगा सकती हो, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर जैसे ही जोली को देखता है तो कहता है कि मिस्टर ली आप बिजनेस ट्रिप से आ गए। तभी एक बंदा यहाँ पर वेवे से पूछ रहा होता है कि उसके भाई को चोट लगी थी। तो फिर वो बताने लगती है कि एक मैनरलेस लड़की ने उससे मार दी थी, लेकिन अभी वो ठीक है। तो ली कहता है कि ध्यान से सोचो, किसी लड़की ने तुम्हारे भाई को मारी, यानी उसने कुछ तो ऐसा काम किया होगा ना मार खाने वाला। तो शाओली की बातें सुनते हुए सोच रही होती है कि वो कितना अच्छा है। फिर वो आगे आ जाती है और उसे देखकर वे भी कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे हो, तुम्हें तो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था ना। तो लियो से कहता है कि पुलिस स्टेशन में तुम्हारा भाई होना चाहिए ना कि ये। तो वे मन में सोच लेती है कि मैं आखिर मिस्टर ली की फैमिली से पंगा नहीं ले सकती हूँ। तो वे यहाँ पर नाटक करते हुए कहने लगती है कि असल में शाओ तो जो की असिस्टेंट है और हम लोग तो अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो ली कहता है कि अच्छा फ्रेंड्स है। वो जो से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ऐसी ग्रीन टी लड़की पसंद है, अगर पहले से पता होता तो मैं अपने ग्रैंडपा से बोलकर बहुत सारी अच्छी अच्छी टी अरेंज करवाता। ऐसे बोलकर वो हंसकर उसे देख रहा होता है। तो जो गुस्से में फिर शाओ से कहता है कि तुम यहाँ मेरे पास आओ। शाओ तो जो से कह देती है कि मैं पागल ही होंगी जो तुम्हारे पास आऊँगी। वो ली को बताती है कि मुझे अब चलना है। तो ली कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, और फिर दोनों जा रहे होते हैं। तो जो बहुत ही गुस्से में होता है। वे उससे कहती है कि मेरे डैड और उनके फ्रेंड्स यहाँ पर है तो तुम उनसे भी मिल लो। तो जो फिर रुक जाता है और कहता है कि वैसे आज मैं ठीक नहीं हूँ तो हम लोग जल्दी यहाँ से चलते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ली शाओ को उसके घर तक छोड़ने जाता है
और वो उसे आज के लिए थैंक यू बोलने लगती है। ली कहता है कि तुम अच्छे सोचना और जब तुम डिसीजन ले लेना मुझसे शादी करने का तो मुझे कांटेक्ट करना। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाओ अपनी टीचर से मिलने जाती है और उनसे पूछती है कि आपने मुझे बुलाया था। तो फिर उसकी टीचर कह रही होती है कि वो जो अब्रॉड में स्टडी के लिए अप्लाई करी हुई थी वो बहुत ज़्यादा महंगी ट्रिप है और वो तो एक ऑर्फन है ना, तो कहाँ ही अफोर्ड कर पाएगी। इसलिए टीचर कह रही होती है कि वो अपनी स्पॉट किसी और को दे दे। तो शाओ कहती है कि मैंने टॉप स्कोर करके ये स्पॉट अपने लिए हासिल करी हूँ, तो मैं ऐसे कैसे किसी और को दे दूँ। तो उसकी टीचर फिर उसे बता देती है कि लेकिन स्कूल ने डिसाइड कर लिए कि तुम इतनी एक्सपेंसिव अब्रॉड ट्रिप नहीं कर पाओगी, इसलिए हम किसी और को दे रहे हैं। शाओ फिर पूछने लगती है कि ज़रूर ये काम जो का है ना। तो उसकी टीचर बता देती है कि हाँ, और वो कह देती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम जाओ यहाँ से। फिर शाओ जब अपने घर आ रही होती है तभी यहाँ जो अपनी कार के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है और उसे कहने लगता है कि अब तुम कब तक मुझसे गुस्सा होने का नाटक करोगी। तो शाओ यहाँ से जाने को कहती है, वो फिर से आगे आ जाता है तो वो उसे थप्पड़ लगाती है और उसे मार के सबक सिखाकर उससे कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अच्छे से जानते थे कि अब्रॉड में स्टडी के लिए मैंने कब से अप्लाई करी और वो पोजीशन मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, फिर भी तुमने ऐसा किया। मैं पूरे 4 साल से इसकी तैयारी करी थी और तुमने सब वेस्ट कर दिया। जो कहने लगता है कि बस एक पोजीशन के लिए तुम मुझे इस तरीके से मारी हो। तो शाओ यहाँ पर पत्थर भी उठा लेती है उसे मारने के लिए और उसे चिल्ला रही होती है कि वैसे भी मैं तो ऑर्फन हूँ, तो तुम्हें भी साथ लेके मरूंगी। उसे कहती है कि अगर तुमने मेरी स्पॉट मुझे नहीं दिए तो मैं लेके रहूंगी, नहीं तो बाद में तुम्हें ही रिग्रेट होगा। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली को उसका असिस्टेंट इस बारे में बता रहा होता है कि वो जो 4 साल पहले वाले शाओ के बुली वाले इंसिडेंट को पता लगाना चाह रहा था, उसकी पूरी डिटेल एविडेंस नहीं मिल पाए। फिर नेक्स्ट डे वेवे जो उसे बतानी चाहती है कि तुम्हारी असिस्टेंट ने मीडिया को ढूंढ लिए अपने सपोर्ट के लिए और उसकी वजह से अब इंटरनेट पर सब कोई मेरे भाई चैन को क्या क्या नहीं बोल रहे। तो क्यों ना तुम अपनी असिस्टेंट से बात करो कि वो आकर मुझसे पर्सनली मिले, मैं उसे जितने चाहे उतने पैसे देने को तैयार हूँ कि वो स्टडी अब्रॉड की पोजीशन मेरे भाई को दे। जो को तो इस सुनते के साथ ही गुस्सा आ रही होती है कि ये चीज़ और भी ज़्यादा क्रेजी हो गई है। तभी विवेक से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा और उसका बीच का पास्ट है, तो तुम उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मुझ पे छोड़ दो ना, मैं सब हैंडल कर लूँगी। तो इसके लिए उसे मना करने लगता है। तो विवे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके बारे में अभी भी फीलिंग्स रखते हो। जो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम कुछ भी मत सोचो, आखिर मैं उसे कैसे लाइक कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा तुम ही इस मैटर को हैंडल कर लो। तो फिर वेवे तो खुश जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ अपना ऑफिस में होती है और तभी वेवे उसे कॉल करके मिलने के लिए बुला रही होती है, उसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए, और उससे धमकी देती है कि उसे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर शाओ से हाँ बोल देती है और कॉल रखने के बाद ऑफिसर को इस बारे में बता देती है। फिर रात में जब वो यहाँ क्लब पहुँचती है तो वेवे से कहती है कि बताओ तुम्हें क्या कहना था। तो वेवे उससे पूछती है कि कहीं तुमने रिकॉर्डिंग तो नहीं चालू करी हो। शाओ कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये क्लब हाउस तुम लोगों का ही है, तो अगर मैं ऐसी कोई हरकत करूँगी तो तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगी। वेवे कहती है कि अच्छा तुम स्मार्ट हो। वो उसे ऑफर दे रही होती है कि वो अपनी अब्रॉड जाने की पोजीशन गिव अप कर दे तो फिर वो उसे बहुत सारे पैसे दे देगी। शाओ मना कर देती है। तो फिर वेवे ऑर्डर देती है कि अब तो तुम यहाँ से जा ही नहीं सकती। वो इससे फ़ोन लेने का बोलती है। तो वेवे कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग चालू करी हूँ और अब तुम्हारी सारी वर्ड्स सब कोई सुन चुका है। तो वेवे को ये चीज़ शॉकिंग लगती है, पर वो गार्ड्स को बोलकर ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद करवा देती है और यहाँ पर अपने भाई चैन को भी बुला लेती है और उसे शाओ को बुली करने के लिए बोल देती है। फिर यहाँ शाओ तो फंस जाती है, पर इतने में ली अपने सभी गार्ड्स के साथ आ जाता है और वो चैन को मारने लगता है और इतने में फिर ऑफिसर की टीम भी पहुंच जाती है और वो लोग चैन से कह देते हैं कि उसने अब जो इतने सारे क्राइम किए ना, उसकी वजह से उसे अब जेल में ही रहना पड़ेगा। फिर ली शाओ को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और उसके होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। फिर शाओ जैसी होश में आती है तो लियो से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारी सोच क्या थी जो तुम अकेले क्लब हाउस में उस वेवे से मिलने गई थी। तुम्हें क्या लग रहा था कि सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग चालू करने से तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हें लग रहा था तुम बहुत ही स्मार्ट हो, अगर मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं आता तो, ऐसा वो उससे गुस्से में पूछता है। तो फिर असिस्टेंट शाओ को बताने लगता है कि बॉस एयरपोर्ट पर थे जब आपकी लाइव स्ट्रीम उन्होंने देख लिए थे और तुरंत ही फिर वो निकले। तो शाओ ली को थैंक यू बोल रही होती है। तो शाओ बताती है कि मैंने ऑफिसर को भी कॉल कर दी थी और देखो ना टाइम पर वो पहुंच गए और तभी तो उसके खिलाफ सारे एविडेंस मिल गए और उसे जेल हो गई। तो ली इस बात पर गुस्सा हो रहा होता है कि इस वजह से उसने अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल दी। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए अब्रॉड स्टडी करना क्या ज़्यादा ज़रूरी है। तो शाओ इसके लिए हाँ बोलती है। तो ली उसे ऑफर देता है कि ठीक है फिर मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारी अब्रॉड स्टडी के लिए स्पॉन्सर करने को तैयार हूँ, कम से कम ऐसे फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो जो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं कर सकता है। तो असिस्टेंट सोच रहा होता है कि बॉस तो मिस शाओ को मनाने के लिए हर तरीका यूज़ कर रहे हैं और फिर ली कहने लग जाता है कि मैंने सुना हूँ कि तुम्हारी डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है
तो मैं तुम्हें बस एक ही शर्त पे स्पॉन्सर कर रहा हूँ कि जब तुम अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट करके आओगी तो तुम मेरी ही कंपनी में डिज़ाइन डिपार्टमेंट में काम करोगी। शाह तुरंत ही मान जाती है। तो वो कहता है कि क्या तुम सच में रेडी हो? शाह बोलती है ऑफ कोर्स, इतनी बड़ी कंपनी में इतनी इजीली थोड़ी ना जॉब मिलती है और मैं तो बहुत ही लकी हूँ। ली कहता है कि ठीक है, फिर तुम आज अच्छे से रेस्ट करो और जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगोगी तो मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा और फिर हम लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो शाह उसके लिए एग्री कर दिए। फिर यहाँ से ली जाते हुए अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे रहा होता है कि उस चैन को तो पूरे ज़िंदगी भर की जेल होनी चाहिए। फिर इतने में यहाँ पर ऑफिसर शाह से मिलने पहुँचते हैं। तो ऑफिसर उससे बताने लगता है कि वेवे ने चैन के बदले में अपने ऊपर इल्ज़ाम ले ली और उसके बाद जो ने वेवे के लिए बेल करवा दिया। तो फिर शाह कहती है कि ऑफ कोर्स है, वो थोड़ी ना वेवे को जेल जाने देगा। तब यहाँ पर जो आ जाता है और वो शाह को मनाने लगता है कि वो केस वापस ले ले। तो शाह मना कर देती है कि मैं केस नहीं लूँगी। तभी यहाँ पर ऑफिसर भी शाह की साइड लेते हुए जो को चिल्लाने लगता है कि इसमें शाह विक्टिम है तो तुम उसे केस लेने के लिए कैसे बोल रहे हो। तो जो कह देता है कि ऑफिसर आप बीच में मत पड़ो, ये मेरे और शाह के बीच का मामला है। तो शाह भी फिर ऑफिसर से कहती है कि आप जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ऑफिसर चले जाते हैं। जो शाह से कहने लगता है कि चैन का नेम क्लियर करो, इंटरनेट पे लोग क्या क्या नहीं उसे बोल रहे हैं, तो तुम अगर एक स्टेटमेंट डालोगी तो सब ठीक होगा। तो शाह कहती है कि तुमने अपने आप को समझे क्या हुए हो जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। जो कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम ये सारे नाटक इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तो शाह हंसती है और कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे प्रपोज भी कर चुका है और मुझे लगता है कि तुमसे पहले मेरी शादी हो जाएगी। तो जो ये सुनकर शौक होता है और शाह से कहने लगता है कि इस बार तुम ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रही हो। फिर इतने में उससे विवेक की कॉल आती है जो कि रो रही होती है। तो ये तुरंत ही चला जाता है। फिर शाह को ऑर्फनेज से कॉल आती है और आंटी उसे बता रही होती है कि फिर से कोई लोग आए हैं जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहे हैं, तो वो वापस आके कोऑपरेट कर ले डीएनए टेस्ट के लिए। तो शाह मना करती है कि मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है, वैसे भी जो लोगों ने मुझे ऑर्फनेज के बाहर छोड़ के चले गए वैसे पेरेंट्स मुझे कहाँ ही ढूंढने आएंगे। तो शाह को आंटी उसे कह रही होती है कि आखिर उसे किसी ने तो अडॉप्ट किया था ना। तो शाह फिर पुराना टाइम याद करने लगती है कि उसके जो अडॉप्टिव पेरेंट्स थे वो आपस में इस बारे में झगड़ा कर रहे थे कि अब उनका खुद का बेबी आ गया है तो वो उसे वापस करना चाह रहे थे। पर यहाँ पर शाह की जो अडॉप्टिव डैड है वो उसकी मॉम को मना करते हैं कि पॉलिसी के मुताबिक तो वो लोग उसे वापस नहीं दे सकते। और तभी वो उसके सामने यहाँ पर अपने आप को आग लगा लेते हैं और दोनों के दोनों वहीं पे मर जाते हैं। शाह ये याद करते ही रोने लग जाती है और ऑर्फनेज वाली आंटी से कह देती है कि अब मुझे वापस से किसी से भी उम्मीदें नहीं लगानी है। फिर कॉल रखने के बाद शाह इसी बारे में सोच रही होती है कि वो जिससे भी उम्मीदें लगाती है वो उसे छोड़ कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से इस बारे में पता लगवाता है कि मिस्टर ली ही शाह का केस हैंडल कर रहा है और वो उसको फुल सपोर्ट करने में लगा हुआ है। तो जो को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मिस्टर ली कर क्यों रहा है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो तो काफ़ी टाइम से अब्रॉड में ही रहा है और इसके चांसेस बहुत ही कम हो सकते हैं कि शाह और वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर ली के ग्रैंडपा ने उससे मिलने के लिए बुलाए होते हैं। तो वो वहाँ पर पहुँचता है और उन्हें ये चीज़ क्लियरली बता देता है कि वो सिर्फ और सिर्फ शाह से शादी करेगा। और वो कहता है कि मैं आपसे ओपिनियन नहीं पूछ रहा हूँ बल्कि आपको बता रहा हूँ। तो फिर उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि उसकी पहले से ही बाई फैमिली में शादी फिक्स है, लेकिन क्योंकि बाई फैमिली की डॉटर मिल ही नहीं रही है इसी वजह से अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं तब तक तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा अगर तुम उस लड़की से शादी करने के बाद हमारी फैमिली को एक वारिस दोगे। फिर यहाँ पर ली का असिस्टेंट उसे इस बारे में डिस्कस करता है कि उसके ग्रैंडपा बस उससे शाह के साथ इसलिए शादी करने दे रहे हैं क्योंकि उन्हें उसका बेबी चाहिए अपने वारिस के तौर पे। अगर वो बाई फैमिली की खोई हुई डॉटर मिल जाती है तो पक्का ग्रैंडपा आपको फोर्स करेंगे कि आप मिस शाह से डिवोर्स लो और वापस उस बाई फैमिली की डॉटर से शादी करो। ली कहता है कि मैं ये सब बिल्कुल नहीं होने दूंगा और तुम अभी मेरी टिकट बुक करो, मैं शाह के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने वाला हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं शाह अपना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर निकलने वाली होती है। इतने में यहाँ पर वे और जो आ जाते हैं। वे यहाँ पर काफ़ी नाटक कर रही होती है कि वो बस शाह से बदला लेने के लिए इसलिए गई थी क्योंकि उसे थोड़ी जेलसी हो रही थी कि उसके और जो के बीच में 4 साल तक का रिलेशन था। तो यहाँ पर जो उसी की साइड ले रहा होता है और उसे क्लियर कर रहा होता है कि मेरा शाह के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो अब तुम फिक्र मत करो।
और वो शाओ को समझाता है कि तुरंत ही वेबे के बारे में इंटरनेट पर स्टेटमेंट डाल के चीज़ें क्लियर करो ताकि लोग उसके बारे में कुछ भी ना बोले। वो शाओ से कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि इसमें तुम्हारी भी गलती है। तो शाओ चिल्लाती है कि आखिर मेरी क्या गलती है। मुझे तो लगता है कि मेरी गलती तो ये है कि मुझे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चालू करना चाहिए था, बल्कि इसे पूरा मार ही देना चाहिए था। यहाँ पर वेबे अच्छे बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ये 4 साल से तुम्हारे साथ थी लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिला। तो एक काम करते हैं, पहले हम शाओ की शादी करवा देते हैं, फिर ही मैं सुकून से तुम्हारे साथ शादी कर पाऊंगी। शाओ ये चीज़ क्लियर करती है कि मेरी शादी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और वो जाने लगती है। तो वेबे जो से कहती है कि अभी के लिए हम अपनी वेडिंग पोस्टपोन करते हैं। और फिर जो तो तुरंत ही शाओ को रोक कर कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कंपनी से एक अच्छा यंग लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा और तुम्हारी शादी करवा दूंगा और तुम लोगों को रहने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी भी दे दूंगा। तो शाओ चिल्लाती है कि तुम कितने बेकार हो। इतने में यहाँ पर ली आ जाता है और कहने लगता है कि सच में शाओ, तो आखिर तुम्हें ऐसा लड़का पसंद भी कैसे आया था। और फिर वो शाओ के पास आकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें घर लेके चलने आया हूँ। तो जो कह रहा होता है कि मेरी पर्सन से दूर रहो। ली कहता है कि ये तुम्हारी पर्सन कहाँ से होगी, तुम्हारी फियांसी तो वहाँ खड़ी है ना, और या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी फियांसी ही तुम्हारी मिस्ट्रेस है। तो फिर वे भी कहने लग जाती है कि मिस्टर ली, आप शायद जानते ही नहीं है, ये लड़की बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मेरे बॉयफ्रेंड को भी हमेशा सेड्यूस करती रहती है। तो ली तो यहाँ पर उसकी पोल खोल देता है कि वो जब अब्रॉड में थी तो अपने हस्बैंड के साथ बड़ी खुश थी, पर क्या हुआ, उसने उसे पैसे नहीं दिए होंगे, तभी वो यहाँ पर वापस अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास आ गई। शाओ भी वेवे को कह देती है कि जब मैं यंग थी तब मुझे ऐसे जंक फूड पसंद आया करते थे, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे अब कचरा पसंद नहीं। और फिर शाओ ली के साथ इनकी बेइज्जती करते हुए यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि आज मुझे पता लग रहा है कि कोई अगर प्रोटेक्ट करता है तो कैसा फील होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली यहाँ से शाओ को अपने घर लेके जाता है और उसका असिस्टेंट यहाँ पर उसे कॉन्ट्रैक्ट ला कर देता है और उसे सब बता रहा होता है कि मिस्टर ली जब छोटे थे तभी उनके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही उन्हें लड़कियों से एलर्जी होने की बीमारी हो गई, लेकिन जैसा उनके बारे में बाहर रूमर फैली वैसे वो बिल्कुल नहीं है। तो शाओ कहती है कि यानी उसे लड़के नहीं पसंद है, तो फिर आखिर वो कोई रिलेशन में था कि नहीं अब तक। तो असिस्टेंट बताता है कि अब तक नहीं था और मिस्टर ली के ग्रैंडपा हमेशा ही उन्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे थे ताकि वो जल्दी से बच्चे करें और इस फैमिली को वारिस मिल सके। तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर ली ने कहा है कि आपकी और उनकी शादी एक सीक्रेट होगी, बस ग्रैंडपा के अलावा किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, और शादी के बाद ये घर आपका ही होगा और प्लस आपको 60 मिलियन भी मिलेंगे। और असिस्टेंट बताने लगता है कि डिवोर्स के बाद भी आगे के कंपेंसेशन के पैसे उसे मिलते रहेंगे। तो शाओ बस सोची जा रही होती है कि ये घर तो ऐसे ही 100 मिलियन के ऊपर का होगा। फिर इतने में असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस्टर ली ने कहा है कि अगर आपकी कोई और भी डिमांड है तो आप बता सकती है। शाओ कहती है कि नहीं नहीं, बस इतना ही बहुत काफ़ी है, और फिर वो तुरंत ही साइन कर देती है और ऊपर से ली ये सब देख रहा होता है। तभी यहाँ पर शाओ से कहने लगती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो अगर मैं बदले में तुम्हें एक बेबी नहीं दूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा, तो बताओ हमें टेस्ट ट्यूब वाला बेबी करना है या फिर नॉर्मली। तो फिर वो उसके पास आने लगता है और कहता है कि टेस्ट ट्यूब वाले में बॉडी को हार्म होता है, इसलिए नेचुरली ठीक है, वैसे भी हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे तो फिर ये सब तो नॉर्मली होगा ना। तो शाओ तो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है और इतने में वो उससे पूछने लगती है कि अब मुझे क्या करना होगा। ली उसे पकड़ के अपने पास करता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, देखो आप जाके रेस्ट करो क्योंकि कल फिर हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद मेरे ग्रैंडपा से जाके मिलेंगे। ली शाओ को ये भी बता देता है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अब्रॉड स्टडी का जो स्पॉट है वो ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस कर चुका है कि वो उससे मिल के रहेगा, और उसके जो न्यू टीचर है वो तो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है। तो शाओ उसके लिए ली को थैंक यू बोलने लगती है। तो ली कहता है कि अब तुम्हें कोई भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने लॉयर से बात कर लिया हूँ, वो केस अच्छे से हैंडल कर लेगा, तुम बस आराम से रेस्ट करो। तभी शाओ बताने लगती है कि एक्चुअली मुझे एक और हेल्प चाहिए थी। वो बताती है कि जिस ऑर्फनेज में मैं रही हूँ वहाँ पर फंड्स की थोड़ी कमी हो रही है और इसलिए वो ऑर्फनेज बंद हो जाएगा, तो क्या तुम मुझे मेरी 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दोगे ताकि फिर मैं वो पैसा उधर दे सकूं। मैं जानती हूँ मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी है लेकिन मैं पैसा रिटर्न कर दूंगी। तो यहाँ पर ली मना कर देता है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर वो अपसेट हो जाती है और कहती है कि सॉरी। ली उसे समझाता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पैसे तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कंपनी है ना, सब मैनेज कर लेगी, तो ये ऑर्फनेज के फंड के पैसे देने के लिए तुम्हें कोई एडवांस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहती है कि थैंक यू, और मन में सोच रही होती है कि वो सच में कितना अच्छा पर्सन है। और फिर नेक्स्ट डे दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और शाओ खुश हो रही होती है और सोचती है कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती हूँ कि मैंने मिस्टर ली से शादी कर ली हूँ जिससे मैं बहुत ही कम बार मिली हूँ। तभी इतने में ली कहता है कि लाओ मुझे दे दो, मैं इसे सेफली अपने पास रखूँगा। फिर शाओ पूछती है कि क्या तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे, तो कहता है कि नहीं जाऊँगा, आज तो हम दोनों शॉपिंग पर चल रहे हैं।
फिर वो उसे शॉपिंग पर लेके जाता है और उसके बाद दोनों यहाँ स्ट्रीट फूड खाने के लिए आ जाते हैं। तभी यहाँ पर शाओ ली से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि हमारी मैरिज को सीक्रेट रखना है। तो फिर वो कहता है कि मैंने बस ये बोला था कि मैं बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बड़ा हंगामा नहीं करूँगा सभी को बताने के लिए, ये नहीं बोला था कि हम किसी को बता नहीं सकते। तो फिर शाओ खुश होती है और वो यहाँ पर बताने लगती है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है और वो ऑर्डर करी होती है। इतने में जो की बहन और उसकी फ्रेंड यहाँ पर भी उसे देखकर पहचान लेती है और कहती है कि अरे तुम्हें तो लगता है किसी रिच मैन ने अडॉप्ट कर लिया। शाओ ये देखकर उन लोग के पास जाके चिल्लाती है कि वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करो और अभी इसी वक्त डिलीट करो, नहीं तो मैं अपने लॉयर को बोलूँगी। तो ये लोग और हंस रहे होते हैं कि तुम जैसी ऑर्फन के पास कहाँ ही लॉयर होगा। फिर ली भी जैसे यहाँ पर आता है तो जो की बहन यहाँ पर उसे बताने लगती है कि जिस लड़की को तुम अडॉप्ट करे हुए हो ना, मैं बता दूं कि इसकी प्राइवेट लाइफ बहुत ही मैसी है, ये मेरे भाई को भी डेट कर चुकी है और ऊपर से इसकी हमारे पास कुछ बेकार बेकार सी वीडियो है। और वो वही वाली वीडियो दिखाने लगती है जिसमें वो लोग उसे बुली कर रहे होते हैं। तो ली फ़ोन लेकर अच्छे से वीडियो देख रहा होता है और कहता है कि तो तुम ही लोग हो जिन लोगों ने इसे बुली किया। वो अपने असिस्टेंट को ये वीडियो दे देता है और कहता है कि जाओ अब इन्हें पुलिस स्टेशन में इनकी रिपोर्ट करवाओ। तो ये लोग शॉक हो जाती है और असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर ली तो ऑलरेडी आप लोग के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उन्हें बस एविडेंस ही चाहिए था। और कितनी अच्छी बात है, आप लोग खुद एविडेंस देने उनके सामने आ गए। फिर यहाँ पर जो की बहन तो शाओ को चिल्ला रही होती है कि इस मैटर को यहीं पे ख़त्म करवाओ, नहीं तो तुम बचोगी नहीं। तो यहाँ पर शाओ कुछ नहीं कह रही होती है। ली उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसे बैठाता है और कहता है कि तुम अपना सूप पियो। फिर ये दोनों लड़कियाँ साइड में जाकर अपने गुंडों को कॉल करके बुला रही होती है। फिर इतने में वही गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं तो ली उनसे बात करने के लिए आगे जाता है। तभी शाओ जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। फिर लड़की ली से कहने लग जाती है कि देखो तुम ना फाइट करके भी हार ही जाने वाले हो, तो एक काम करते हैं, तुम इतने हैंडसम हो कि तो मैं तुम्हें अच्छा ऑफर दे रही हूँ कि तुम मुझे आके सर्व करो। तभी शाओ उसका हाथ दूर करते हुए उसे चिल्लाती है और फिर यहाँ ये गुंडे ली को मारने जाते हैं तो ली ही इनको मारने लगता है। और इतने में पुलिस ऑफिसर आकर फिर ये सारे गुंडों को पकड़ लेते हैं और साथ ही साथ इन दोनों लड़कियों को भी। ली इनके खिलाफ एविडेंस ऑफिसर को दे देता है और कहता है कि इन लोगों ने ही शाओ को जो बुली करे थे अब उसका सारा एविडेंस मिल गया है, तो अभी इन्हें जेल होनी चाहिए। फिर जो की बहन कह रही होती है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो, मैंने अपने भाई को बुला ली हूँ, तुम इतनी इजीली बचोगी नहीं। फिर इतने में यहाँ पर जो और वे भी पहुंच जाते हैं और जो शाओ को चिल्लाने लगता है कि इतने छोटे से मैटर को आखिर तुम इतना बड़ा क्यों कर रही हो, जो भी बात करनी है मुझसे करो ना। शाओ कहती है कि अच्छा तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या मुझे ही प्रॉब्लम बना के सॉल्व कर दोगे। जो ली से कहने लग जाता है कि मिस्टर ली मैंने पहले ही आपको बोला था ये मेरी पर्सन है, तो आप इसे ऐसे हाथ नहीं लगा सकते। ली कहता है कि अच्छा ये तुम्हारी पर्सन है, फिर तुम्हारे पास ये है क्या, और वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लगता है। तो शाओ ये देखकर शॉक हो जाती है कि ये मैरिज सर्टिफिकेट साथ साथ लेके घूम रहा है। फिर जो तो यहाँ गुस्से में ली का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मेरी पर्सन को हाथ में लगाना, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो ली कहता है कि ये तो मुझे बोलना चाहिए कि दोबारा आप तुम मेरी वाइफ के पास भी मत आना, समझ के। फिर पुलिस ऑफिसर उन दोनों लड़कियों को लेके जा रहे होते हैं तो वे भी कहने लगती है कि आप उन्हें ऐसे थोड़ी ना लेके जा सकते हैं। तो ऑफिसर बताता है कि उनके खिलाफ सारे एविडेंस मिल चुके हैं और फिर पुलिस ऑफिसर उनको लेकर चले जाते हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो वे तो शाओ से कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये मिस्टर ली हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, इससे तो मैन पसंद है, देख लेना एक दिन तुम्हें ये छोड़ देगा। तो शाओ फिर वीडियो चालू करती है और कहती है कि हस्बैंड देख लो ये कैसे तुम पर इल्ज़ाम लगा रही है और कह रही है कि तुम्हें मैन पसंद है। तो यहाँ पर वे तो डर के मारे छुप रही होती है। ली कहता है कि जाने दो, मैं कोई ग्रज नहीं होल्ड करूँगा। फिर इतने में जो कहने लग जाता है कि ये मैटर 4 साल पहले सॉल्व हो गया था ना। शाओ कहती है कि 4 साल पहले इन लोगों ने जो मुझे बुली किया था उसकी वजह से मैं पूरी ब्लाइंड होने वाली थी और तुम कह रहे हो कि ये मैटर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। क्या तुम इस तरीके से इस मैटर को सॉल्व करना चाह रहे थे? ये लोग मुझे बार बार बुली करते रहे और तुम मेरे सेवियर बनने का नाटक करोगे। मेरे पीठ पीछे तुम लोगों ने स्कूल से भी बात कर ली ताकि तुम लोग मुझे परेशान कर सको और तुम लोग मुझे कह रहे हो कि मैं इस मैटर को अभी स्टॉप कर दूं? बिल्कुल नहीं, मैं इसके आखिरी तक जाऊंगी। तो भी वे यहाँ पर उसे कह रही होती है कि तुम ध्यान से सोच लो, एक दिन ये मिस्टर ली तुम्हें छोड़ ही देगा तो फालतू में तुम और प्रॉब्लम में फंस जाओगी। तो ली यहाँ पर वेवे को समझाता है कि तुम इस पॉइंट पर बहुत ही गलत हो, क्योंकि अगर मेरा और शाओ का कभी डिवोर्स हो भी जाता है ना तो तुम उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगी, क्योंकि मैं अपने सारे रिसोर्सेस उसे दे दूंगा और वो तुमसे काफ़ी ऊंचाइयों पर होगी। तो फिर वे अपने बारे में बताने लगती है कि वो भी एक रिच फैमिली की डॉटर है और ऊपर से वो जिससे शादी करने जा रही है जो वो भी कितना अमीर है। तो कहती है कि देख लो मेरे पास तो सब मेरे खुद के दम का है और ये तो एक ऑर्फन है, इसका तो खुद का कुछ है ही नहीं, अगर तुम इसे कुछ नहीं दोगे तो इसके पास कुछ भी नहीं है। ली जो से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस लड़की में आखिर क्या पसंद आता है, क्योंकि ये लड़की तो बस तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हारे पास घूम रही है। तो वे जो से कहने लगती है कि देखो ये क्या क्या बोल रहा है। तो जोली से कहता है कि तुम अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो।
तो ली वेवे की सारी पोल खोल दे रहा होता है और बता रहा होता है कि उसका जो पिछला हस्बैंड था वो बहुत ही अमीर था और उसे शादी करने के लिए बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन जैसे ही उसका लॉस हुआ तो ये उसे छोड़कर तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने आ गई। तो वेवे यहाँ जो से कहती है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स किए थे, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ली जो को समझा देता है कि तुम लोग ना कुछ भी कर लो, मैं इस मैटर को आखिरी तक हैंडल करने वाला हूँ, और अगर कोई बात करनी हो ना तो मुझ तक आना, मेरी वाइफ को दोबारा परेशान मत करना। और फिर यहाँ से ली शाओ को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तो पीछे से बेबी चिल्लाते हुए शाओ से कहने लगती है कि तुम मिस्टर ली के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट मैच नहीं हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टर ली की पहले से ही बाई फैमिली की डॉटर के साथ एंगेजमेंट फिक्स है। शाओ एंगेजमेंट का सुनकर ली से पूछती है तो वो कहता है कि तुम उसे इग्नोर करो, मैं ये सब हैंडल कर लूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाई फैमिली की सेकेंड डॉटर यहाँ पर ली के ग्रैंडपा से मिलने जाती है और उनसे इस बारे में पूछती है कि जब ली की शादी तो बाई फैमिली में फिक्स है तो आखिर वो अपने ग्रैंडसन की शादी किसी ऑर्फन लड़की से क्यों करवाए दे रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी सिस्टर तो मिली नहीं है और उसके साथ ही मेरे ग्रैंडसन की शादी फिक्स थी, तो मुझे अपनी फैमिली का वारिस भी तो चाहिए ना। तो ली बताने लगती है कि उसकी जो खोई हुई सिस्टर है वो शायद मिलने वाली है, कि उसके बारे में कुछ क्लू मिला है। तो वो कहती है कि अगर वो मिल गई तो फिर हम दोनों फैमिलीज के बीच की ये शादी होगी कि नहीं। तो यहाँ पर ली के ग्रैंडपा कहते हैं कि ऑफ कोर्स होगी, अगर बाई फैमिली की डॉटर मिल जाती है तो मैं अपने ग्रैंडसन का डिवोर्स करवा दूंगा। तो फिर ये तो यहाँ से खुश होकर जाती है कि मैं अपने ग्रैंडपा को जाकर बताती हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो और वेवे जब अपनी कंपनी पहुँचते हैं तो यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स पहले से इनका इंतजार कर रहे होते हैं और वो सभी इन लोगों को घेर लेते हैं और क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या सच में उसकी सिस्टर ने किसी अपनी क्लासमेट को बुली करी है। तो वे फिर इन लोग को बताने लगती है कि वो जो शाओ है वो कोई रियल विक्टिम नहीं है, वो तो जानबूझ के उस मैटर का यूज़ करके मिस्टर जो के पीछे पड़ी हुई थी उसे सेड्यूस करने के लिए, और 4 सालों से जो के सपोर्ट के ऊपर वो रह रही थी। ये सुन के सारे रिपोर्टर शॉक होते हैं और जो से कहने लगते हैं कि क्या आपकी फियांसी बिल्कुल सही कह रही है। तो वे जो को समझाती है कि मेरा साथ दो, तुम्हारी सिस्टर अभी जेल में, उसे निकलवाना है। तो वो सभी रिपोर्टर से कह देता है कि हाँ ये सच है। तो ये मैटर और बड़ा हो जाता है और वे को बड़ी खुशी मिल रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली के ग्रैंडपा को, जिनका असिस्टेंट उसे यही वाली न्यूज़ दिखा देता है कि कैसे उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की इमेज इतनी ख़राब हो चुकी है। और न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 4 साल से इस मिस्टर जो ने उसे सपोर्ट करके रखा हुआ था, वो तो बस पैसों की लालची लड़की है। तो ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि ये ऐसे टाइप की लड़की है और यानी उसने ली को धोखा देकर रखी हुई है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर ली और शाओ को देखते हैं, जिन्हें भी इस न्यूज़ के बारे में पता लग जाता है। शाओ तुरंत ही ली से क्लियर करती है कि तुम बिल्कुल भी इस न्यूज़ पे बिलीव मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसने कोई मुझे पैसे पे नहीं रखा था, बल्कि उसने मुझे प्रपोज किया था और फिर हमने डेट करना स्टार्ट करे थे। लेकिन अब वो कितना स्कम बैग है। ली कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम फिक्र मत करो, जिन लोगों ने तुम्हें बुली किया है ना उनका अंजाम मैं बहुत ही बुरा करने वाला हूँ। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने लगता है कि इस न्यूज़ को तुरंत ही हटवाओ। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अभी सबसे बड़ा मैटर तो ये कि आपको अपने ग्रैंडपा को संभालना होगा, क्योंकि शायद उन्होंने ये न्यूज़ देख चुके हैं और अब तो मिस शाओ की इमेज खराब होगी, तो वो पक्का आपका और मिस शाओ का डिवोर्स करवा के रहेंगे और इतनी इजीली आप दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे। फिर शाओ तो यहाँ पे रोने लग जाती है। तो ली उसे समझाता है कि तुम्हें बिल्कुल भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है और ख़ास करके खुद पर तो बिल्कुल नहीं। और वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा कर कहता है कि इसकी वजह से तो और भी कोई हमें अलग कर ही नहीं सकता। वो उसके आंसू पोंछ कर उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो और अभी मेरे ग्रैंडपा से मिलने चलो। फिर ली शाओ को अपने घर पे ले आता है, जहाँ पर उसकी आंटी उसे देखते के साथ ही कहने लगती है कि ली आखिर तुम ऐसी गंदी लड़की को हमारे घर पे क्यों लेकर आए हो? क्या तुमने न्यूज़ में देखी नहीं कि जो ने सभी को बता चुका है कि इस लड़की को उसने सपोर्ट करके रखा था, ये तो बस पैसों की लालची लड़की है। तो यहाँ पर ली अपनी आंटी को समझा देता है कि वो दूसरों की वर्ड्स पे इतना बिलीव ना करे और अपना खुद का भी कुछ दिमाग यूज़ करे और दोबारा शाओ के बारे में ऐसे वर्ड्स ना बोले। तो शाओ ये चीज़ ग्रैंडपा से क्लियर करती है कि न्यूज़ में जो उसके बारे में जो ने बोला है वो सब झूठ है, वो और जो बस एक दूसरे को डेट कर रहे थे और कुछ नहीं, उसका कोई शुगर डैडी वाला रिलेशन नहीं है उसके साथ। फिर ग्रैंडपा भी इन लोग को चुप करा देते हैं और शाओ से कह देते हैं कि अब तुम्हारी शादी मेरे ग्रैंडसन से हो गई है तो तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो, तो तुम्हारा काम है अच्छे से रहना। और वो उसे टी सर्व करने के लिए बोलते हैं और अपने यहाँ पर हाउसकीपर को इशारा करते हैं, जो कि कप में टी निकालता है पर वो पूरा कप भर देता है, जिससे फिर जब शाओ इस कप को उठाकर ग्रैंडपा को टी सर्व करने के लिए दे रही होती है तो उसके हाथ में गरम गरम टी गिर रही होती है।
ये देखकर ली जल्दी से उससे फिर कप ले लेता है और अपने ग्रैंडपा से कह देता है कि ग्रैंडपा आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो आपको इतनी गर्म टी पीने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा, तो तुम अपनी वाइफ को इतना सभी सफ़र करते हुए देख नहीं पाए। तो वो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ से इसलिए नहीं शादी कराऊँ ताकि मैं उसे सफ़र करवाऊँ। तो फिर ली की आंटी उसे कहने लग जाती है कि तुम ऐसी लड़की को हमारी इतनी प्रेस्टिजियस फैमिली में लेकर आ रहे हो, तो तुम्हारी वजह से फिर लोग हमारे ऊपर हंसेंगे नहीं। तो फिर ली उन्हें याद दिलाता है कि आंटी, मैंने तो सुना था कि आपने भी हमारी फैमिली में पैसों के लिए शादी करी थी, तो अब आप दूसरों को ऐसा कैसे बोल सकती है? फिर तो आपको भी इस घर से निकलना पड़ेगा। जब आप नहीं गई तो आप कैसे बोल सकती है कि मैं अपनी वाइफ को निकालूं? आप तो एक एक्ट्रेस थी ना, मैंने आपके बारे में भी बहुत सारी न्यूज़ सुना था कि आप पैसों की लालची थी। तो फिर उसकी आंटी कहती है कि ठीक है, तुम्हें इसे स्पॉइल करना है ना तो कर लो, मुझे क्या। तो ली कहता है कि मेरी वाइफ स्पॉइल हो जाएगी तो फिर तो कितना अच्छा रहेगा, मैं तो बस यही डर रहा था कि मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा काइंड रहेगी तो लोग उसे बुली करते रहेंगे, और अच्छी बात है वो खुद के लिए लड़ना सीख जाए तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या रहेगी। फिर इतने में ली के घर पे बाई फैमिली के ग्रैंडपा और उनकी दूसरी बेटी आई होती है, और ये ग्रैंडपा बता रहे होते हैं कि उनकी खोई हुई ग्रैंड डॉटर मिल चुकी है। तो वो ली के ग्रैंडपा से पूछ रहे होते हैं कि हमारी फैमिलीज़ के बीच में जो शादी तय हुई थी फिर वो होगी कि नहीं। तो ये सुनकर तो ली के ग्रैंडपा तुरंत ही खुश हो जाते हैं कि ये शादी ज़रूर होगी क्योंकि ये पहले से फिक्स थी। तो मिस्टर बाई कह रहे होते हैं कि फिर तो अच्छी बात है, फिर वो लड़की जिसके साथ ली की शादी हुई है वो यहाँ से जानी चाहिए ना। ऐसा बोलकर वो जैसे यहाँ पर शाह को देखते हैं तो शौक रह जाते हैं कि वो बिल्कुल उनकी बेटी से मिल रही है। तभी ये जो बाई फैमिली की बड़ी बेटी है वो तो शाह का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हें तो जो ने सपोर्ट करके रखा था ना, तुम यहाँ पर आई कैसे। तो ली को उसके ऊपर गुस्सा आती है और वो उसका बदला लेने के लिए शाह से कहता है कि मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ, ये असल में अपने ग्रैंडपा की नाजायज़ ग्रैंड डॉटर है जिसके ना डैड के पास कोई इनहेरिटेंस के राइट थे और ना इसके पास है, और जो असली इनहेरिटेंस की ओनर है वो तो न्यान है। तो ऐसी लड़की जो कि स्लम्स में पली बड़ी है वो तो ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करेगी ना, इसलिए शाह इसे माफ़ कर दो, ये ऐसी रूढ़ हरकतें कर सकती है। गरीबी में रहने के बाद अभी 2 साल पहले ही अपने घर पे आई है ना, तो इसलिए इसके अंदर मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है। तो शाओ तो यहाँ पर ली की वर्ड्स सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो कितना तेज़ है, उसे बहुत ही वो पसंद आ रहा होता है। रुआन अपने ग्रैंडपा से कहती है कि देख लो ये मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी सच ही बोल रहे हैं कि आखिर फैमिली की रियल इनहेरिटेंस तो नियान को ही मिलेगी। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि वैसे ये लड़की मेरी बेटी की तरह बहुत मिलती है, तो दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए थी। और फिर ली के ग्रैंडपा शाह से कह देते हैं कि बाई फैमिली की रियल डॉटर न्यान अब आ गई है, तो तुम्हें अब ली से डिवोर्स लेके यहाँ से जाना होगा क्योंकि ली की शादी मैं न्यान से ही करवाऊंगा। तो ली देख रहा होता है कि सभी कैसे खुश हो गए, उसकी आंटी भी। तो ली तुरंत यहाँ पर शाह को पकड़ के बहाने करता है और अपने ग्रैंडपा से कह देता है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो नहीं जा सकती, और वो शाह को भी इशारा करके एक्टिंग करने बोल देता है। तभी यहाँ पर जो बाई फैमिली की बड़ी डॉटर है वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो पहले उस जो के पास थी ना, तो ये बच्चा सच में ली का है भी कि नहीं। तो इस बात से सभी कोई एग्री कर रहा होता है। तो शाह फिर ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा आपको तो अपने ग्रैंडसन की बात पर बिलीव करना चाहिए ना कि दूसरों की। और वो ये चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि मैं मानती हूँ कि मैं ऑर्फन थी, लेकिन मैंने अपनी मेहनत के दम पर पढ़ाई करी और मैं 3-3 जॉब करती थी ताकि मैं अच्छे से पैसे कमा सकूँ। तो आखिर मैं दूसरों के पैसे के दम पर कैसे जी सकती हूँ, मैं कोई किसी के सपोर्ट पे नहीं रही हूँ। ये सुन के तो ली के ग्रैंडपा भी शॉक रह जाते हैं कि एक साथ 3-3 जॉब, और वहाँ पर बाई फैमिली के ग्रैंडपा भी कहने लगते हैं कि लड़की तो कितनी अच्छी है। तभी आंटी हंसकर कहने लगती है कि तुम्हें 3-3 जॉब करनी पड़ती थी, फिर तो लगता है जो तुम्हारा शुगर डैडी था वो बड़ा ही कंजूस था। तो ली गुस्से में फिर अपनी आंटी को देखता है और वो गुस्से में आगे बढ़ने जा रहा होता है, तो शाओ से रोक लेती है और फिर वो उसकी ग्रैंडपा को अच्छे से समझाने लगती है। तो यहाँ पर बाई फैमिली के ग्रैंडपा भी कहने लगते हैं कि इस लड़की की बातों में सेंस है, और वैसे भी अगर ये सच में प्रेग्नेंट हुई तो पहले इसका बेबी हो जाने दो, फिर इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ डिसाइड हो जाती है और सभी लोग चले जाते हैं। रात में फिर हम देखते हैं कि शाओ जैसी शावर लेकर निकलती है, तभी ली उसे बताने लगता है कि आज से उन दोनों को सेम रूम में ही रहना पड़ेगा। क्या कहती है कि लेकिन तुमने आज इतना बड़ा अचानक से झूठ बोल दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहता है कि हमारी शादी बचाने के लिए करना ही पड़ा, और वैसे भी अभी भी कोई लेट नहीं हुई है। और फिर वो यहाँ शाओ को उठा के रूम में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि लेकिन मैं तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करूँगा। तो फिर शाओ भी इसके लिए हाँ ही बोलती है और फिर दोनों ही किस करते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ली शाओ को एक ब्रेसलेट देता है और उसे बताता है कि ये उसकी मॉम का था और उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए छोड़ कर गई है। दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर जब ब्रेकफास्ट के लिए रूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर ली के ग्रैंडपा आ जाते हैं और उसे समझा देते हैं कि आज उन्हें बाई फैमिली की डॉटर नियान के साथ रात में डिनर करने को जाना होगा, तो वो टाइम पर चले। ली कहने लगता है कि ग्रैंडपा आपको क्या इसमें शक नहीं हो रहा है
कि 20 सालों में तो उनकी खोई हुई बेटी मिली नहीं, और अब जब मेरी शादी हो रही है तब कैसे मिल गई, ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है। तो फिर उसके ग्रैंडपा उसे चिल्लाते हैं कि डीएनए टेस्ट का फेक हो सकता है। देखो आप फालतू एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। अगर ये लड़की अभी प्रेग्नेंट ना होती ना तो मैं तो कब का इससे तुम्हारा डिवोर्स करवा के तुम्हारी नियान के साथ अब भी शादी करवा चुका होता। ऐसा बोल के ग्रैंडपा गुस्से में चले जाते हैं। फिर शाओ ली से कहने लगती है कि तुमने कहा था कि जब तक तुम्हारे ग्रैंडपा रहेंगे तब तक हमें इस शादी को कंटिन्यू करना है। तो तुम्हारे ग्रैंडपा की वॉइस सुनकर तो मुझे लगता है कि ये आराम से बहुत साल तक जीने वाले हैं। ली कहता है कि फिर तो कितनी अच्छी बात है ना, मैं तो अपने ग्रैंडपा को थैंक्स करने वाला हूँ इसके लिए। शाओ कहती है कि लेकिन फिर एक दिन तो हमारा डिवोर्स हो ही जाएगा ना। तो लियो से कहता है कि क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी है। तो शाओ तुरंत ही मना कर दिए। यहाँ पर फिर लियो से अपना हाथ देता है और कहता है कि चलो शॉपिंग के लिए। दूसरी तरफ हम बाई फैमिली के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि अपनी इस नकली ग्रैंड डॉटर से मिलकर बड़े खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर उनकी बड़ी ग्रैंड डॉटर नुआन और उसके डैड तो बड़े खुश हो रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा तो सच में कितने ज़्यादा बायस्ड है, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है और सिर्फ अपनी रियल ग्रैंड डॉटर की परवाह है। रुआन के डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, वैसे भी ये तो नकली ग्रैंड डॉटर है ना, और ये तो हमारे बोलने पर ही काम करेगी और सारी प्रॉपर्टी वैसे भी हमें मिलने वाली है। और इस ओल्ड मैन को तो पता भी नहीं है कि वो असली है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग नियान को ली के ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं और रुआन तो यहाँ पर ली के ग्रैंडपा के माइंड में ये चीज़ डालने लगती है कि शाओ कोई प्रेग्नेंट है ही नहीं और वो झूठा नाटक कर रही है ताकि बस ली की शादी आप हमारी नियान से ना करवाओ, इसलिए आपको शाओ का टेस्ट करवाना चाहिए। तो ग्रैंडपा भी फिर इस बारे में सोचने लगते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर शाओ और ली भी पहुँच जाते हैं। तो रुआन यहाँ पर उसे नियान के बारे में बताने लगती है कि वो असल में ली की फियांसी है तो तुम्हें उसे इज्जत देनी पड़ेगी। तो ली से चिल्लाता है और कहता है कि ध्यान से देखो, ये मेरी लीगल वाइफ है जिसके बारे में तुम ऐसी बदतमीजी कर रही हो। तो ग्रैंडपा ली को चिल्लाते हैं और कह देते हैं कि शाओ को यह अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसकी यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है और तुम्हें ठीक तरीके से न्यान से बात करनी क्योंकि तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी बिताना है। तो ली अपनी ग्रैंडपा से कह देता है कि आप कौन से ज़माने में जी रहे हैं, ये वो ज़माना नहीं है जिसमें एक वाइफ और बहुत सारी कंक्यूबाइन रखी जाती है। तो शाओ ली की बातों से बहुत खुश होती है और सोचती है कि वो हमेशा बहुत ही अच्छे से उसे ट्रीट करता है। फिर इस पार्टी में जो और वेवे भी आए होते हैं और वो लोग बाई फैमिली के ग्रैंडपा से कह रहे होते हैं कि आपकी ग्रैंड डॉटर मिल गई, इसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी शाओ यहाँ पर इन दोनों से सवाल करती है कि वो दोनों मिलकर उसके बारे में झूठी रूमर्स कैसे बना रहे थे। वो जो को चिल्लाती है कि हम दोनों डेटिंग रिलेशनशिप में थे और तुमने मेरे बारे में इतनी बड़ी रूमर फैला दी है। मैं चाहूँ ना अभी सभी को हमारे चैट के प्रूफ दिखा सकती हूँ ताकि सभी को सच पता लग जाए। तो वेवे और जो दोनों इस बात के लिए मना कर रहे होते हैं। शाओ कहती है कि वैसे भी मुझे कोई एक्सप्लेन करने का शौक है नहीं क्योंकि तुम्हारी फियांसी तुम्हारे साथ है और मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। फिर पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर करते हैं जिसके बाद फिर ली के ग्रैंडपा नियान को बहुत सारे पैसे गिफ्ट में दे रहे होते हैं क्योंकि आखिर वो फ्यूचर में उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने वाली है। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है कि ग्रैंडपा अब आपकी इतनी एज हो गई है तो अब आपको दूसरी शादी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ग्रैंडमा ऊपर से देख रही होगी ना तो उन्हें कितना गुस्सा आ रहा होगा पता है। तो उसके ग्रैंडपा गुस्सा ही लग जाते हैं कि तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि ग्रैंडपा हमारी फैमिली में आपके अलावा सिर्फ मैं ही एक मैन बचा हूँ और देख लो मेरी भी शादी हो चुकी है, मैरिज सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो यहाँ पर शाओ देखती है कि ये मैरिज सर्टिफिकेट लेकर अभी भी घूम रहा है। फिर यहाँ पर ली के ग्रैंडपा गुस्सा ही लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या मैं ज्यादा ओल्ड लग रहा हूँ कि तुमसे फाइट नहीं कर पाऊंगा। ली कहता है कि ग्रैंडपा देखो आपको मुझे मार के कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ही कम लड़के, मेरे बाद अब मेरा बच्चा आने वाला है तो अब आप मेरे आने वाले बच्चे को डराओ मत। तभी यहाँ पर जो ये सुनकर शॉक रह जाता है कि शाओ प्रेग्नेंट है। फिर ली कहने लगता है कि आपने इस न्यान को तो पैसे दे दिए लेकिन अपने होने वाले ग्रेट ग्रैंडसन के पैसे नहीं दिए। तो फिर ग्रैंडपा चेक दे देते हैं और कहते हैं कि अब तुम सच में प्रेग्नेंट हो तो अपने बेबी का ख्याल रखना। ली ये चेक लेकर शॉ को दे रहा होता है और शॉ कह रही होती है कि तुम्हें ये क्या हरकतें कर रहे हो। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा ने दिए इसलिए रख लो ये 1 मिलियन। तो फिर वो रख लेती है और थैंक यू बोलती है ग्रैंडपा को। तो ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि मुझे इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं अब ये और खाना नहीं खाऊंगा और फिर वो गुस्से में चले जाते हैं। तो यहाँ पर फिर बाई फैमिली के ग्रैंडपा भी ली को उनके पीछे जाने बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा की हार्ट कंडीशन ठीक नहीं है तो जाओ फिर। तो ली कहता है कि शाओ अपना ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। फिर यहाँ पर शाओ को अकेले में देखकर रुआनो से बातें सुनाने की कोशिश करती है कि उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है और न्यान और ली की शादी होके रहेगी, उनकी अरेंज मैरिज फिक्स है। तो शाओ भी इन लोग को रिटर्न में जवाब देती है और तभी वो जैसे अपना हाथ उठाती है तो उसका ब्रेसलेट यहाँ पर ये देखकर कहती है कि ये 500 मिलियन का ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे। तो ये चीज़ तो शाओ को भी बहुत शॉकिंग लगती है कि ली ने उसे इतना महंगा ब्रेसलेट दिया है।
फिर इस बात पर नियान चिल्लाने लगती है कि ली की होने वाली वाइफ मैं हूँ, तो ये ब्रेसलेट मेरा है, लाओ मुझे दो। तो शाओ कहती है कि ठीक है, तुम्हें ये चाहिए तो जाओ आज सो जाना और सपने में तुम्हें मिल जाएगा। तभी इतने में जो यहाँ पर शाओ का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, और उसे लेकर जाता है। तो विवे को तो गुस्सा आ रही होती है। बाहर हम देखते हैं कि ली वाई फैमिली के ग्रैंडपा को रोकता है और उन्हें समझाने लगता है कि आपको नहीं लगता कि अचानक से आपकी ग्रैंड डॉटर मिल गई है तो वो असली कैसे हो सकती है। तो फिर वो कह रहे होते हैं कि डीएनए टेस्ट भी उन्होंने करवाए तो वो कैसे झूठा हो सकता है। तो यहाँ पर फिर ली उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कोई तो है जो ये सब प्लान कर रहा है और वो झूठी रिपोर्ट होगी। तो वो कहता है कि आप कहो तो मैं वापस से डीएनए टेस्ट करवाने में मदद कर सकता हूँ, फिर आपको सच पता लगेगा। ग्रैंडपा इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, इसलिए ये काम सीक्रेटली करना। और वो ली से पूछने लग जाते हैं कि इतने सालों से तो वो शादी करने के लिए नहीं मान रहा था, तो कैसे कर लिया। तो फिर वो बताता है कि वो शाओ को बहुत पहले से जानता है और इतने टाइम से उसे पसंद करता है। तो ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छे और इमोशनल बच्चे हो। यहाँ पर जो शाओ को बाहर लेके जाने के बाद उसे पूछ रहा होता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो, तुम्हें और ली को साथ रहे ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा मेरा है। तो शाओ कहती है कि ये तुम्हारे सपने में होगा, समझे। तो कहता है कि देखो मुझसे सच मत छुपाओ, मैं बच्चे को अबॉर्ट करने नहीं बोलूँगा, उल्टा तुम उस ली को छोड़कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती। मेरे पास रहना उसके पास रहने से ज़्यादा अच्छा है, वो तुम्हें बस यूज़ कर रहा है बाई फैमिली के साथ अपनी शादी तोड़ने के लिए। तो फिर शाओ से कहती है कि क्या तुमने कभी मुझे 60 मिलियन दिए या फिर कभी मुझे ये 500 मिलियन का ब्रेसलेट दिया है? तुम्हें लगता नहीं कि ये सब चीज़ों के मुकाबले तुमने कुछ भी नहीं करे मेरे लिए। तो फिर वो कहता है कि मैंने आज तक जो तुम्हारे साथ रहा हूँ, क्या वो सब काफ़ी नहीं था। तो शाओ उसके ऊपर हंसने लगती है कि सच में फिर मैंने क्या की थी तुम्हारे लिए। तो वो कह रहा होता है कि क्या जब ली तुम्हें डंप कर देगा तब तो मेरे पास होगी। देखो मैं मानता हूँ कि पहले मैं गलत था, लेकिन अब मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक चांस दो। तो वो कहती है कि जितना मुझे पता है तुम्हारी और वेवे की शादी की डेट भी रखी जा चुकी है ना। तो जो उसे ऑफर देता है कि अगर मैं वेवे से शादी नहीं करूँगा तो तुम क्या मेरे पास वापस आ जाओगी। तभी यहाँ पर वेवे पहुंच जाती है और वो तो शाओ को ही चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर मेरे फियांसी को सेड्यूस कर रही हो, कितनी बेशर्म हो तुम। तो शाओ से जो के बारे में बता देती है कि वो खुद यहाँ पर आया हुआ था और उसे परेशान कर रहा था। वो उसे बता देती है कि ये जो खुद से ही प्यार करता है, ना तुमसे ना मुझसे। विवेक को तो गुस्सा आ रही होती है। फिर ली को देखकर शाओ जल्दी से उसके पास जाती है और तभी नियान आकर ली से उसका नंबर मांगने लगती है। तो ली शाओ से कहता है कि तुम इसे अपना नंबर दे दो, आखिर ये तुम्हारी कॉलेज में पढ़ती है ना, तो तुम इसकी केयर कर लेना। तो फिर शाओ इससे अपना नंबर शेयर कर लेती है। फिर जब ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं तो ली तुरंत ही शाओ के फ़ोन से नियान का नंबर डिलीट कर देता है। तो वो कहती है कि इसे फ्रेंड ऐड नहीं करना था। ली कहता है कि तुम इतनी बुद्धू हो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें फ्रेंड बनाना चाहती है। शाओ से पूछ रही होती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि हम लोग कहीं पहले कभी मिल चुके हैं, क्योंकि तुम मुझे बहुत जाने पहचाने लगते हो। तो ली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी फालतू चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए जिससे मिसकंसेप्शन हो जाए। तो वो सोचती है कि क्या ये गुस्सा हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दी। तो ली उसे समझाता है कि तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ जब सो रही होती है तो यहाँ पर ली ने उसे हक करा होता है और वो बस ये सोच रहा होता है कि तुम जो को भूल जाओ, वो तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करता। फ्लैशबैक भी हमें दिखाते हैं कि शाओ के अडॉप्टिव पेरेंट्स की जब आग में जलने के बाद मौत हुई थी तो वहीं पर ही शाओ ने बचाने गई थी और तभी उसके आँख में चोट लग गई थी। तो कुछ टाइम के लिए वो ब्लाइंड हो गई थी और उस वक्त ही वो ली से मिली थी। ली ने उसका ख्याल रखा था, पर क्योंकि शाओ की आंखें ठीक ही नहीं थी इसलिए वो उसे देख ही नहीं पाई थी और ली उसके बाद फिर अब्रॉड चला गया था। फ्लैशबैक खत्म होता है और मॉर्निंग में शाओ की नींद खुलती है तो वो ली को ही देख रही होती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। वो उसका फेस टच करने लगती है और तभी इतने में ली जाग जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक दिन ली के ग्रैंडपा बाई फैमिली की डॉटर और बाकी लोगों के साथ यहाँ घर पे आए होते हैं और ये लोग शाओ को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसका टेस्ट करवाने के लिए। और फिर जब डॉक्टर रिजल्ट बताती है तो शॉकिंग होता है क्योंकि शाओ अब सच में प्रेग्नेंट हो गई होती है। तो फिर ये सभी तो फंस जाते हैं क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि शाओ झूठ बोल रही है। अब न्यान को तो गुस्सा आ जाती है कि उसका सारा प्लान फेल हो गया, तो यहाँ पर वो उसे थप्पड़ भी नहीं लगा पाती क्योंकि शाओ कह देती है कि फिर ली उसे छोड़ेगा ही नहीं। ये सभी फिर हॉस्पिटल से चले जाते हैं और शाओ ली को कॉल करके उसे कहती है कि एक गुड न्यूज़ है, शायद मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर ली जल्दी से यहाँ पर उसके लिए पहुँचता है और वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर यहाँ पर शाओ उसके फेस को टच करने से उसे फिर से पूछ रही होती है कि क्या वो लोग सच में नहीं मिले कभी। तो ली फिर उसे सच बता देता है और शाओ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि तुम ही वो लड़के हो जिसने मेरी जान बचाई थी। ली एक्सेप्ट कर लेता है और शाओ से पूछती है कि उसने अभी तक उसे बताया क्यों नहीं था और वो अचानक से कहाँ चला गया था। तो फिर वो सब उसे डिटेल बताता है कि कैसे उसे अब्रॉड जाना पड़ा था। वो बताता है कि वो वापस आया था उसके लिए और उसने उसे शादी करने का भी सोचा था, पर वो ऑलरेडी तभी जो को डेट कर रही थी और इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखा था।
यहाँ पर ली शाओ से कह रहा होता है कि आप उस जो को भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है और तुम सिर्फ मुझे लाइक करो। तो शाओ उसे रोते हुए हाँ बोलती है। ली फिर कह देता है कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं वो भी ख़त्म करना चाहता हूँ। शाओ कहती है कि फिर मुझे 60 मिलियन मिलेंगे कि नहीं। तो ली कहता है कि सच में तुम पैसों की लालची हो, चलो घर पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वाइफ मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी सेविंग्स करके रखा हूँ और वो सब तुम्हारा है। फिर हम देखते हैं कि शाओ और ली जब अपने ग्रैंडपा के घर जा रहे होते हैं तब यहाँ पर जो फिर से शाओ को परेशान करने आ जाता है। तो ली उसे मार के अच्छे से सबक सिखाता है और शाओ भी उसे समझा देती है कि वो उसके साथ ना झूठा प्यार करने का नाटक ना करे, क्योंकि वो सिर्फ खुद से ही प्यार करता है। और ली उसे विवेक की भी असलियत बता देता है कि जैसे वो उन दोनों का यूज़ कर रहा है वैसे वो भी उसे यूज़ ही कर रही है। फिर हम देखते हैं कि ली जब अपनी कंपनी आता है तो वो विवेक को साफ कह देता है कि उसके बारे में वो सब कुछ जान गया, कि वो बस उसके साथ उसके पैसों के लिए। और वो जब अब्रॉड में थी तो वो ऑलरेडी बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर ही चला रही थी और उसे और पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसके पास आ गई। विवेक कहती है कि किसी और की बातों में मत आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सारी फोटोज फेक कर देता है जिसमें वो अलग अलग लड़कों के साथ होती है। यहाँ पर तभी फिर विवेक को उसके डैड की कॉल आती है और वो बताते हैं कि तुमने ऐसा क्या करी, जो ने हमारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए। जो विवेक को बता देता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर उसकी और अपनी शादी को भी तोड़ देगा और यहाँ पर वो उसे छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली बाई फैमिली के ग्रैंडपा को अपनी रियल ग्रैंड डॉटर के बारे में पता लग जाता है। तो वो एक पार्टी रखते हैं अपनी ग्रैंड डॉटर को अनाउंस करने के लिए और तभी वो यहाँ पर अपने पास शाओ को बुलाते हैं। तो शाओ तो शौक रह जाती है और ली उसे जाने बोलता है। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा सभी को बताते हैं कि उनकी असली ग्रैंड डॉटर शाओ है। उनके पास अब पूरा डीएनए टेस्ट के साथ प्रूफ होता है और ये भी कि कैसे उनके नाजायज़ बेटे ने अपनी बेटी के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया और ये नकली लड़की को यहाँ पर लेकर आ गया ताकि प्रॉपर्टी वो ले सके। वो कह देते हैं कि अब तुम लोग भी बचोगे नहीं। शाओ तो यहाँ पर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगता आ रहा था कि उसके जो रियल पेरेंट्स है उन लोगों ने उसे ऑर्फनेज के बाहर छोड़कर चले गए क्योंकि वो लोग उसे चाहते नहीं थे। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि क्योंकि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी तो ये सब काम उसके अंकल का था, जिसने उसे जानबूझ के जाकर ऑर्फनेज के बाहर रखा गया और वो लोग कभी उसे ढूंढ ही नहीं पाए। तो शाओ इस बात से खुश होती है कि यानी वो छोड़ी हुई नहीं थी और उसके ग्रैंडपा तो उसे 23 सालों से ढूंढ रहे थे। फिर वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है अपने ग्रैंडपा को और फिर शाओ यहाँ पे रो रही होती है तो ली उसे संभाल रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो तो अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस करवा चुका होता है, ऊपर से ली की वजह से कोई भी कंपनी अब उसके साथ काम नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका इतना लॉस देखकर विवेक खुश होती है कि तुम यही डिजर्व करते हो। जो फिर से शाओ को देखने के लिए जाता है और जब वो यहाँ घर के बाहर तक पहुँचता है तो देखता है कि शाओ और ली कितने हैप्पी होते हैं और वो लोग अपने आने वाले बेबी के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं। शाओ को फील होता है कि क्या कोई उसे देख रहा है, पर यहाँ पर उसे जो नजर नहीं आता। फिर वो ली के साथ अंदर घर में चली जाती है और जो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसने कभी शाओ को अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं और अब उसे एक डिजर्विंग पर्सन मिल गया है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।